बच्चों, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक डायपोल पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का कंपैरिजन कर लिया था। हमने ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में सब कुछ वही होता है। मैग्नेटिक डायपोल में सब कुछ वही होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का 100% मैग्नेटिक डायपोल में होता है। ये सब चीजें हमने आपको बता दी थी, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं बता देना चाहता हूं अब। तो देखिए, जो पिछला लेक्चर था मेरा, उस पिछले लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल था उसमें माइनस क्यू प्लस क्यू था। डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ थी मैग्नेटिक उसकी इलेक्ट्रिक मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका डायरेक्शन एस से एन की तरफ थी, और एस नेगेटिव के इक्विवेलेंट था, एन पॉजिटिव के इक्विवेलेंट था। ये तो सब आपको बता दिया था। मैंने उसका टॉर्क भी बता दिया था कि जो उसमें टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, वो यहाँ पर टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होती है माइनस एम डॉट ई बी। यानी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में, 100% सेम, डेरिवेशन भी सेम है इनके। यानी केवल आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है क्यू को स्मॉल एम से और बी को, सॉरी, जो पी होता था उसको कैपिटल एम से, बस इतना सा ही आपको अंतर है। पी आपका इलेक्ट्रिकल मोमेंट था और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ये चार्ज आपका और ये पोल स्ट्रेंथ, बस इतना सा आपको चेंज करना था। अब हम इसके बारे में थोड़ी बातें और करेंगे, है ना। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, राइट। ये आपके डायपोल की डायरेक्शन थी, इसकी डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर एंड होती है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा। ये आपका जो ना, एक मिनट जरा, मैं इसको पी वेक्टर लिख देता हूं, इसको पी वेक्टर लिख देता हूं बेटा, जिससे एकदम कंफ्यूजन खत्म हो। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक पी वेक्टर लेते हैं हम, राइट। अच्छा, अब ये जो आपका है ना, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू पर आती है, राइट। प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू पर आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू पर आती है, प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू पर आती है। दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस क्यू से चल के माइनस क्यू पर आती है। देखिए आप, ये अब आप डायरेक्शन अगर देखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बनता, वैसा का वैसा रहता है ना। हाँ, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज एंड एंड एट माइनस क्यू। तो क्लोज लूप बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब हम जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। देखो, अगर ये मैग्नेट है तो यहां थोड़ा सा मामला अलग है। ये बेटा एस है, ये एन है, एन। यहां दो तीन बातें इससे थोड़ा सा अलग है। पहली बात तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप। आप देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज थी, वो सब मैंने आपको टेबुलेट कर दिया था, करेक्ट। आज मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, N2S एंड S2N चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बड़ी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मूवमेंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मूवमेंट होता है। देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
start from an magnetic field line start from an start from N, go to S, and then from S to N forming a closed loop. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, यानी कि N से चल करके S पर आएंगी, लेकिन S पर रुकेगी नहीं, वापस N पर आएगी, यानी ये ऐसे घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां थोड़ा सा देखिए आप डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये ऐसा होता है। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए, ई वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ई वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाएगी, चाहे जिधर भी हो। लेकिन यहां थोड़ा सा मामला अलग है, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बी वेक्टर, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बी वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड N to S outside the magnet। ये देखिए आप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बी वेक्टर डायरेक्टेड S to N inside the magnet। देखिए आप वहां देखिए, डायग्राम देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा। अगर मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं तो N to S चलता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की बात करते हैं तो S to N चलता है। ये मैग्नेट के अंदर की बात है, इनसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम N to N, go to S and then from S to N forming a closed loop। ये यहां पर बात है कि अगर आउटसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं तो N to S है, बट इनसाइड द मैग्नेट ये S to N होती हैं और एक क्लोज लूप बनाती हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, राइट। M वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव से, यहां पे जैसे P वेक्टर जो है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, राइट। और यहां पर जो M वेक्टर है वो हमेशा S to N होता है, S to N होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक बार के अंदर जो M वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही B वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना। अच्छा, बाकी जो M वेक्टर की डायरेक्शन है उसकी बाहर हम बात नहीं करते, M वेक्टर बाहर होता भी नहीं है, वो मैग्नेट का ही होता है केवल। तो इसके अंदर मैग्नेट के अंदर जो है ना, मैग्नेट के अंदर जो है इनसाइड द मैग्नेट M वेक्टर and B vector have same direction। दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे, जैसा हमने कल लास्ट में किया था, कंपैरिजन ऑफ दी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक बार। तो अब हम इस चीज पर आएंगे, कंपेयरिंग मैग्नेटिक बार एंड करंट कैरिंग लूप और कॉइल। लूप और कॉइल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा।
मैग्नेटिक बार एंड करंट कैरिंग लूप और कॉइल को हम कंपेयर करेंगे। कल हमने टेक्निकली कर दिया था, है ना, और मैंने कहा था कि एक करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक बार के जैसा ही बिहेवियर करती है, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो देखिए, जैसे ये आपका मैग्नेटिक बार है, ये आपका एस है, ये आपका एन है, राइट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे होता है, एम वेक्टर, एम वेक्टर आपका ऐसे होता है, करेक्ट। हमने कहा था कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो आपने पता ही है, एम इंटू कैपिटल एल बराबर एम इंटू 2L। लेकिन अगर मैं एक कॉइल लूं, करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट कैरिंग कॉइल का बिहेवियर भी एग्जैक्टली जो है ना इसकी तरह ही होता है, मैग्नेटिक बार की तरह ही होता है। जैसे अगर मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसकी जो सेंटर है, इसकी एक्सिस पर इक्विवेलेंट मैग्नेट बन जाता है। ऐसे, और ये जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड है, तो इसका मतलब ये कि ये जो है ना उधर की तरफ जो है, एक मिनट जरा, ये आपकी डायरेक्शन है ना, सॉरी, ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर ये यहाँ पर जो है ना फर्म बनाया है, वहां डॉटेड बनाया है मैंने। डॉटेड का मतलब है कि ये बिहाइंड द पार्ट है, और ये जो फ्रंट पोर्शन इधर है, यानी कि ये एस बना है और ये एन बना है, और ये मैग्नेटिक बार है। इक्विवेलेंट मैग्नेटिक बार बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक बार बोलते हैं। इस इक्विवेलेंट मैग्नेटिक बार का एम क्या होता था? एम होता था हमारा आई इंटू ए। आई को हम कहते थे करंट है इसके अंदर, और ए को क्या कहते थे? ए को कहते थे इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया में क्या होता था? इफेक्टिव एरिया में एरिया होता था एन इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर लूप है तो। एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स होते थे, एक टर्न का एरिया पाई आर स्क्वायर, एन टर्न्स का एरिया एन इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता था हमारा, और ये एम इस तरह से होता था। अब देखिए इसमें क्या बात है कि जैसे अपने मैग्नेटिक बार में एस और एन बनते हैं, एस और एन बनते क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक बार में हमेशा एस और एन दोनों होते हैं। बिल्कुल एस और एन जैसे ही दो पोल करंट कैरिंग कॉइल में भी बनते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। तो हम यहां पे कहेंगे लाइकवाइज मैग्नेटिक बार, लाइकवाइज मैग्नेटिक बार बार likewise magnetic bar, two poles S and N are formed, two poles S and N are formed with the current carrying coil or loop also, with the current carrying coil or loop also. देखिए बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है भाई। जब हम ये कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप का बिहेवियर एग्जैक्टली मैग्नेटिक बार जैसा होता है, तो भाई मैग्नेटिक बार जैसा जब बिहेवियर होता है तो मैग्नेटिक बार की प्रॉपर्टीज भी तो आनी चाहिए। तो मैग्नेटिक बार में साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो क्या करंट कैरिंग कॉइल के अंदर भी साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है? तो मैं कहूंगा यस। तो अब हम वही बात करेंगे, पोल मेकिंग ऑफ दी करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल के पोल्स कैसे बनते हैं? तो देखिए, है ना, एस एंड एन पोल्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल और लूप। देखो बेटा, एस एंड एन पोल्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल और लूप। जैसे मैं यहां पे बहुत सारे डायग्राम बनाऊंगा, ढेर सारे, और आपको सारे डायग्राम्स ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले मैं मोस्ट सिंपल डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये डायग्राम सबसे सिंपल डायग्राम है कि ये कोई कॉइल है और इसमें करंट बह रहा है। देखिए, लुक एट दिस कॉइल प्लीज एंड लुक एट दिस कॉइल प्लीज। देखो इसमें है ना, जो कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर आप देखेंगे तो इसको जरा चेक करो आप, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब मेरा थंब इनवर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
ये क्लॉकवाइज करंट है, बाहर की तरफ एस बनेगा और एन जो है ना अंदर की तरफ बनेगा, एन अंदर की तरफ पीछे की तरफ बनेगा, आगे इधर की तरफ एस बनेगा, एस बनेगा, राइट। इधर ये आपकी टर्न इधर है तो बाहर की तरफ एन बनेगा आपका और अंदर की तरफ एस बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट माने एस, एंटी क्लॉकवाइज करंट यानी एन। एक्चुअली ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बाकी असली बात यह है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जो m वेक्टर की डायरेक्शन है वो s से n होगी और जो b वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी s से n होगी। तो अब देखिए आप क्या है, अगर मैं इस क्लॉकवाइज को चेक करता हूं तो मेरी राइट हैंड की फिंगर्स जो है एज पर द करंट मैंने अरेंज किया, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब m वेक्टर अंदर की तरफ है, m वेक्टर अंदर की तरफ है तो s इधर है n उधर है, तभी तो m वेक्टर होगा ऐसे। इसी तरह से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो ये आप ये तो आपका ये थंब इधर की तरफ आ रहा है, यानी s अंदर की तरफ है n बाहर की तरफ है, तभी ऐसा हो रहा है, करेक्ट। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम और बना रहा हूँ और आप वो डायग्राम देखेंगे, वो डायग्राम प्लेन के अंदर नहीं होंगे, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ये बोर्ड की प्लेन में थे, है ना। तो देखो मैं एक कॉइल यहाँ बना रहा हूँ, आप देखना ये कॉइल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैं ये दूसरी कॉइल बना रहा हूँ, ये कॉइल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे तीसरी कॉइल बना रहा हूँ और ये मैंने चौथी कॉइल बना दी। These all four coils are perpendicular to plane of the board। तो आप बेहद सावधान हो जाइए। एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिप्रेजेंटेशन है, यानी उसके अलावा आप कोई और रिप्रेजेंटेशन काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आप समझिए जरा सा, ये मैंने करंट ऐसे बहा दिया है, ध्यान दीजिए। ये जो कॉइल जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने बनाई है, अब इसको देखने की बात है कि फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग, एक ऑब्जर्वर कहां से देखेगा इसको। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं कि ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, किसी एक तरफ फर्म लाइन बना दी जाती है और ऑब्जर्वर आपका उधर से ही देख रहा होता है। तो देखो मैं यहां पर एक फर्म लाइन बना देता हूं, यहां पर एक पूरी लाइन बना देता हूं, ये देखिए। अब जिधर ऑब्जर्वर नहीं है उस साइड में मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं, इधर ऑब्जर्वर नहीं है साहब। डॉटेड लाइन का मतलब होता है हिडन लाइन, पीछे की तरफ वाली लाइन, बैक साइड वाली, जो कि हमारे सामने नहीं है, इधर वाला हमारे सामने। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, सपोज इस कॉइल को देख रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग दिस कॉइल एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, तो इस कॉइल का ये वाला फेस मेरे सामने है, उधर वाला फेस मेरे सामने नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इस कॉइल का ये वाला फेस मेरे सामने, उधर वाला फेस मेरे सामने निश्चित ही नहीं है, तो उसको डॉटेड बता दिया। लाइकवाइज दिस, ये कॉइल मेरे को मैं यहां से देख रहा हूं तो इस साइड वाला फेस मेरे सामने, उधर वाला नहीं है, ये इधर वाला। अब देखिए मेरी बात सुनो, ये करंट आप देखो कैसा है, ये करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो इसको मैं एस कहूंगा और इसको मैं एन कहूंगा, यानी यहां पर एक मैग्नेटिक बार बन गई है जो कि दिख नहीं रही है मैग्नेटिक बार, लेकिन है। तो एक मैग्नेटिक बार बन गई जिसका एस इधर है, एन इधर है, इसका एम वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरीके से अब इसको मैं देखता हूं तो ये एस है, तो यहां एस बन गया और यहां एन बन गया। ये बहुत सावधानी की बात है, देखने का मामला है। देखिए आप अगर किसी चीज को एक साइड से क्लॉकवाइज देखते हैं तो वही चीज दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ये ध्यान रखना आप। इसका चेक आप कर सकते हो पेपर पर, आप क्या करें, एक सर्कल बनाइए और उसको ऐसे बना दो पेपर के ऊपर, ठीक है, एक कागज के ऊपर बना लो और फिर आप उसको पलटी हिला करके कागज को देखो तो आपको वही चीज एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। इसका मतलब देखने का बड़ा महत्व है कि कहां से देखा जा रहा है। तो आपने इसको यहां से ऑब्जर्व किया है तो आपको ये एस दिखा तो निश्चित रूप से उधर एन होगा, इधर आपको एस दिखा तो उधर एन होगा। ये देखो इसको जरा चेक करना क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब एन इधर है और एस उधर है। ये मैग्नेटिक लूप वो बनेगा, मैग्नेटिक बार बनेगी। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एन इधर है, एस इधर है। तो फर्म लाइन का मतलब है कि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, राइट। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो एम वेक्टर की डायरेक्शन होती है
वो करंट कैरिंग लूप के लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप होती है ना। तो एक चीज आप क्लियर कर दीजिए, एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही ले लो तो, क्योंकि यहां तो दोनों ही चीजें एक जैसी हैं। एम वेक्टर और बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। ध्यान दीजिए, एम वेक्टर और बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी करंट कैरिंग लूप। एक मिनट, एम वेक्टर और बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप, है ना, टू दी प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, राइट। अब देखिए, मैं जो है आगे कुछ फिगर बनाऊंगा और वो आपको घर से करना है, मतलब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जवाब देना है उसका। तो ये आपका होमवर्क होगा। क्या है होमवर्क? लोकेट द मैग्नेटिक पोल्स, locate the magnetic poles S or N in the following current carrying coils। बहुत सारी कॉइल्स बनाऊंगा मैं और आपको एम वेक्टर और एन वेक्टर और एस वेक्टर की, एस और एन की आपको पोजीशन लोकेट करनी है, कहां एस बनेगा कहां एन बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखना, ये क्या है बेटा, ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है। फिर से देखिए, ये क्या है, एक रॉड है, नॉन मैग्नेटिक है, अभी मैग्नेट नहीं है ये रॉड, दिस रॉड इज नॉट मैग्नेट। ये भी एक रॉड है, अभी मैग्नेट नहीं है ये, यानी कि हमने प्लास्टिक की या लकड़ी की या लोहे की नॉन मैग्नेटिक ले ली है, स्टील की ले सकते हो आप, नॉन मैग्नेटिक है। हाँ जी, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई मटेरियल आ सकता है, ठीक है। ये आपकी नॉन मैग्नेटिक रॉड है जो अभी मैग्नेट बनी हुई नहीं है ना, सिंपल रॉड है, स्टील भी हो सकता है, ब्रास भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, आपका जो मर्जी आए मटेरियल हो सकता है। ये हमने रॉड लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत पतला वायर ले रहा हूं, लंबा सारा, बहुत लंबा वायर है, और मैं उस वायर को इन रॉड्स पर रैपिंग कर रहा हूं वायर्स की। आप जरा चेक करेंगे इन व्हाट वे वायर इज गोइंग ऑन, है ना। हाँ, तो आप चेक करिए, देखिए जो वायर का पीछे वाला पोर्शन होता है ना, हिडन, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप समझने की कोशिश करो, ये जो मैंने वायर इसके ऊपर लपेटा है ना, वो ऐसे लपेटा है, मतलब अगर यहां रॉड है तो आप समझिए वायर को यहां से लेकर के पीछे की तरफ ले जाया गया है, तो वो चीज दिखाई नहीं दे रही है यहां पर। आप देखो, जो इस रॉड के पीछे वायर का पोर्शन चला गया वो नहीं दिख रहा, आगे वाला हिस्सा दिख रहा है। फिर से देखिए, आप देखो, जो, हाँ बिल्कुल, आपको जो दिखने वाला हिस्सा है वो दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा पीछे रैपिंग में आ गया है। चेक करिए प्लीज, ये आप देखो, करेक्ट। फिर से देखिए आप, मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छा डायग्राम बनाने की। देखिए जी,
एक मिनट जरा। यस प्लीज। एक एक डायग्राम को ध्यान से देखना, सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट अंदर छिपा हुआ है। कोई लापरवाही नहीं, लापरवाही की तो आपके गलत हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई? अरे यार ये डायग्राम गलत बन गया ना। देखो ये डायग्राम गलत बन गया। इस तरह की रैपिंग हो ही नहीं सकती ना वायर की। वायर टूट गया बीच में इसके अंदर। ध्यान दीजिए, मैं वापस बना रहा हूं उसको। ये वायर वहां टूट गया था, है ना। ध्यान देना। हम्म। अब ये ऐसे आया तो ये ऐसे दिखाई देगा ना पूरा यहाँ तो। इधर दिखाई देगा। यानी आप सच में वायर लेकर के इस स्टाइल में लपेटिए। वायर लेके आओ बाजार से, खरीदो, रॉड लो और रॉड को लपेटने की ट्राई करिए, है ना। हाँ। ओहो। यहां पर ये ऐसा जाएगा, राइट। हाँ जी। देखिए फिर से। अब देखो ये हमने इन अलग अलग रॉड्स पर, जो कि अभी तक मैग्नेटाइज नहीं थी, अभी भी मैग्नेटिज्म नहीं है इसके अंदर। नो मैग्नेटिज्म, यानी कोई नॉर्थ साउथ अभी नहीं है, मैग्नेट है ही नहीं। अब हम मैग्नेट बनाने जा रहे हैं। मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे। तो देखिए मैं करंट फ्लो कर रहा हूं, ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया। अब आप सोचिए करंट कैसे जाएगा। ये करंट ऐसे होकर के आएगा, आएगा ना। सोचिए। राइट। अब यहां से हमने करंट ऐसे फ्लो कर दिया, तो समझ गए आप, ऐसे करंट आएगा। मैं ज्यादा नहीं बना रहा। अच्छा अच्छा। अब यहां से मैंने करंट को ऐसे फ्लो किया, इधर से फ्लो किया है हमने। करंट एंट्री इधर से दी, एंट्री इधर दी, तो अब करंट घूम करके ऐसे आएगा, है? आएगा करंट घूम के ऐसे, यहां से, और ये ऐसे निकल जाएगा करंट, राइट। हाँ जी। ये देखिए, अब यहां देखो, मैंने करंट को एंट्री यहां से दी, तो नेचुरल है कि ये करंट जो है ऐसे होकर के फिर ऐसे निकल करके, ऐसे निकल के यहां से घूमते हुए ये करंट। अब मैग्नेट बन गए हैं, ये सब मैग्नेट बन गए, जिसमें से करंट बह गया वो मैग्नेट बन गया, है ना। हाँ। चलिए इधर से देखो, ऐसे, ये आपका करंट यहां से ऐसे होकर के आएगा, राइट। हाँ जी। अब देखो आप, यहां पे इसमें करंट ऐसे बह रहा है, यहां से निकलेगा, तो नेचुरल एक करंट इस तरह से होगा, ये, है ना। यस प्लीज। यहां से ये करंट एंट्री यहां कर रहा है, यहां से निकलेगा ये, तो ये इस तरह से यहां से निकलेगा, राइट। हाँ जी। ठीक हो गया। अब देखो, एक मिनट जरा। आप देखो ये करंट यहां से मैं ऐसे बहा रहा हूं,
ये आपने जो है ना, इसको भी मैं ऐसा करता हूं, ऐसे ही बहा देता हूं। ये अब आपको ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज दिस एंड, एस और एन क्या है, ये एंड क्या है, एस और एन क्या है, दिस एंड दिस एंड क्या है, ये क्या है, 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 एस है या एन है। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इस एंड को देखेंगे तो इधर खड़े रहेंगे, इधर खड़े रहेंगे, इधर की तरफ आंख रखेंगे, आपकी आईज कहां होंगी, जिस एंड को आप लुक ओवर कर रहे हो, जिस एंड को आप चेक कर रहे हो, उस एंड की तरफ आईज होंगी। अगर आपने इस एंड को चेक करना है तो आईज इधर रखेंगे, इस एंड को चेक करना है तो आईज इधर रखेंगे, इस एंड को चेक करना है तो आईज इधर रखेंगे। कभी आप ऐसा मत कर देना कि आईज इधर रखें और फैसला उस एंड का करें, फिर आप गलत हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने आईज इधर रखी और फैसला उधर वाला किया तो आपका निश्चित नेगेटिव होना है मार्किंग, 100% नेगेटिव मार्क आ जाएगा। ये अगर आपने जैसे इधर देख करके आपने फैसला उधर वाला कर लिया तो प्रॉब्लम हो गई, जिधर देखना है उधर ही फैसला करना है। तो ये आपका जो है एन और एस आप पता करके मेरे को बताएंगे, राइट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क के बारे में, टॉर्क के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में देखिए मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था ना, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का पूरा कंपैरिजन कर दिया था, है ना, सब कुछ कर दिया था, लेकिन टॉर्क के बारे में जो है ना हमें डिटेल में बातें करनी है। तो देखिए मैं टॉर्क के बारे में बातें कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है साहब। अगर मैं यहां एक माइनस क्यू रखता हूं और यहां एक प्लस क्यू रखता हूं तो आपको पता है पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है, पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है तो थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है, करेक्ट। अगर मैं यहां पर एक प्लस क्यू रखता हूं और यहां माइनस क्यू रखता हूं तो आपके पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है, तो आपका ये थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। अगर आपने माइनस क्यू ऐसे रखा है और प्लस क्यू ऐसे रखा है तो आपका ये जो थीटा होता है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, राइट। अगर आपने पी वेक्टर ऐसे रखा कि ये माइनस और ये प्लस क्यू, ओ माय गॉड, बच्चों एक्चुअली क्या हुआ है, ये कोई है ना फॉल्ट आया था, अब ये 2-3 बार ऐसा फॉल्ट हो चुका है, क्या है ये तो हम काफी चेक करवा चुके हैं इलेक्ट्रीशियन से, लेकिन अभी ये फॉल्ट आया था और इस वजह से जो है ना हमारा ये वीडियो डिस्टर्ब हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे को 99% चांस लग रहा है कि वीडियो रिकॉर्डेड है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लॉस नहीं हुआ है। तो आप लोग, हम बात कर रहे थे टॉर्क पर, उस पर हम वापस आ जाते हैं। है ना, तो ये मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ बीच में है ना, ऐसा है, 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि सिस्टम कभी बंद नहीं होता। हमेशा ये ध्यान रखो, हमारा सिस्टम कभी बंद नहीं होता, मतलब ये इन्वर्टर से लगा हुआ है अब, लेकिन ये ऐसा क्यों होने लग गया है। इसमें एक यूपीएस भी लगवा लेते हैं, देखें। तो देखिए जी, टॉर्क की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूंगा, फिर मैग्नेटिक डायपोल की बात करूंगा, फिर कोइल्स की बात करूंगा, जिससे आपको टॉर्क का गेम सारा समझ में आ जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं बना रहा हूं, शायद हमने बनाई दी थी पहले, लेकिन वो अचानक से कुछ हुआ और सारा डिस्टर्ब हो गया। हमने यहां बनाया था माइनस क्यू, यहां बनाया था प्लस क्यू,
और फिर अपना पी वेक्टर इधर था, थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ था। हमने यहाँ बनाया था प्लस क्यू, यहाँ बनाया था माइनस क्यू, पी वेक्टर आपका इधर हुआ था और थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ था, राइट। फिर हमने माइनस क्यू यहाँ बनाया था और प्लस क्यू यहाँ बनाया था और आपका थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया था, करेक्ट। और लास्ट में हमने ये जनरल एंगल लिया था कि अगर माइनस क्यू इधर है प्लस क्यू इधर है तो आपका जो थीटा बराबर है वो कुछ होगा, समथिंग विल बी देयर, है ना। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला फिक्स है। टॉर्क का फॉर्मूला फिक्स है क्या? टॉर्क इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देखिए, आप अगर यहां पर टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे ना तो इस वाले के लिए टॉर्क 0 आएगा, इस वाले के लिए टॉर्क 0 आएगा, इस वाले के लिए टॉर्क मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। इस वाले के लिए टॉर्क आपका P क्रॉस E यानी कि P साइन थीटा आएगा, राइट। अमाउंट ऑफ द टॉर्क ये आएगा। यहां पर क्या होगा, आपका जो U आएगा ना इसके अंदर, पहले वाले में U मिनिमम आएगा इस वाले केस में, है ना। U मिनिमम आएगा, देखो मैं अलग कलर से लिख देता हूं इसको, U को। इसके अंदर बेटा U मिनिमम आएगा, इसके अंदर U मैक्सिमम आएगा, है ना। और इसके केस में U 0 आएगा। यहां तो U बराबर आपका जो है ना आना ही है, फॉर्मूला है आपका माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये आएगा। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, है ना। अब मैं जरा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में हम डायपोल को कैसे रखेंगे। तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मैंने एक मैग्नेट यहां रख दिया है जिसमें S है और N है, तो ये डायरेक्शन आपका सेम आएगा, ये थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, करेक्ट। टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। U बराबर क्या आ जाएगा आपका? माइनस MB आ जाएगा। ये U मिनिमम आएगा, ध्यान रखिए, ये U क्या होगा? मिनिमम होगा, राइट। अच्छा जी, अगर आपने ये जो मैग्नेट है इसको ऐसे रख दिया, N इधर और S इधर, अब आपका ये उल्टा मैग्नेट हो गया, M वेक्टर इधर आ गया, आपका थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। टॉर्क आपका 0 आएगा, नो डाउट। U आपका मैक्सिमम आएगा प्लस MB, क्योंकि U बराबर M डॉट B माइनस M डॉट B क्या होगा? MB cos थीटा, MB cos 180 डिग्री माइनस 1 प्लस MB आएगा, ये U मैक्सिमम आएगा बेटा। U मैक्सिमम यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, U मिनिमम यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब देखिए, अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, ये S है ये N है, तो नेचुरल है थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, आपका टो मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिए। टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा इस वाले केस में, टॉर्क मैक्सिमम होगा, और U आपका 0 होगा यहाँ वाले केस में, राइट। अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रखा तो बिल्कुल वही जो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हुए थे, सारी चीजें होंगी बेटा, सब कुछ वैसा का वैसा। आप जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रिवाइज कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का पूरा लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, पूरा कंटेंट रिवाइज कर लीजिए, 100% सब कुछ सेम है, केवल एक चीज का अंतर है छोटा सा, क्या कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, बस ये इतना सा अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, सारे फॉर्मूले सेम है। अब ये आपका थीटा है तो टॉर्क बराबर क्या आएगा आपका? P साइन थीटा आएगा, अमाउंट, और U बराबर आपका माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर आएगा, दैट इज MB cos थीटा आपका आएगा वहां पे, राइट। ये आपके मैग्नेटिक बार के लिए बातें हो गई, और वो बातें जो आपकी हुई थी वो किसके लिए हुई थी? उसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब हम बात करेंगे कॉइल्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉइल्स वाली बात आपको समझना बेहद जरूरी है, कॉइल्स वाली बातें आपको समझना बेहद जरूरी है। तो देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल वाली बात करूंगा, इसको हम देखते रहेंगे, ये मैग्नेट वाली बातें हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है साहब, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, दीज ऑल आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। समझने के लिए लिया है हमने ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी, किस ढंग से होंगी, ये तो बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम में जो मुझे भी पता नहीं है। एक्चुअल में
आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं होता। अगर मुझे वो पता लग जाए ना तो मैं आपको केवल सवाल वही वाले करवा दूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि कोई कंटेंट ना छूट जाए, सब कुछ आपके दिमाग में याद भी न रहे और समझ में भी सारा आ जाए। अब जैसे ये अप्रोच है ना, याद नहीं करनी है, समझ में सब आ गया। आपको फॉर्मूला टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई चाहिए, यू बराबर एम डॉट बी चाहिए, वो तो आपको माइनस एम डॉट बी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ का केस मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कॉइल रख रहा हूँ अलग अलग ढंग से, ठीक है। तो ये आपका बी वेक्टर है, मैंने एक कॉइल यहाँ रखी। आप जरा चेक करिए इस कॉइल को, अगर इसमें करंट ऐसे बह रहा है तो इसका मतलब एस किधर है आपका, इधर की तरफ है, एस इधर की तरफ है, एन किधर है आपका, उधर की तरफ है, बैक साइड में। एन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे एस ही दिखाई दे रहा है, राइट। अब बेटा जब एस इधर है और एन इधर है, बी इधर है, ध्यान दो, तो बी तो आपका आई कैप है, बी तो आपका आई कैप है, और जो आपका एम है यहाँ पे, एम वेक्टर, वो यहाँ क्या है बताइए, एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर एस से एन की तरफ, यानी उधर की तरफ है, उधर की तरफ है, तो ये माइनस के कैप है, माइनस के कैप है, करेक्ट। आपके टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी सोचो, टॉर्क की डायरेक्शन एम क्रॉस बी होती है ना, तो टॉर्क आपका आएगा एम बी। अब जरा क्रॉस करना, एम क्रॉस, तो के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, यानी कि माइनस जे कैप आएगा इसका, ये टॉर्क, इस वाले केस का टॉर्क आ गया आपके पास। अब हम एक दूसरा केस बनाते हैं, यहां वाला, चेक करना जरा। जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो मैं आपके करंट को ऐसे ले रहा हूं, अब करंट को ऐसे ले रहा हूं तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, यानी कि इधर की तरफ एन बनेगा और उधर एस बनेगा, तो इधर एन बनेगा, आपको एन दिखाई देगा, जो आपके सामने होगा वो दिखता है, जो पीछे होता है वो नहीं दिखता है, राइट। हाँ जी। अब इसका मतलब आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो इधर की तरफ है, तो मैं इस एम वेक्टर को क्या लिखूंगा, इस एम को मैं लिखूंगा प्लस के कैप। अब आप टॉर्क बताओ एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी यानी एम के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी कि जे बनेगा, इसका मतलब ये एम बी जे कैप प्लस में बनेगा बेटा, ये आपके टॉर्क की डायरेक्शन आ गई। चलिए अब हम यहां की बात कर रहे हैं, अगर मान लो मैं ऐसी कॉइल ले लेता हूं, जरा ध्यान देना कॉइल पर, कॉइल पर ध्यान दीजिए। अब ये आपका करंट मान लो ऐसा है, करंट मान लीजिए ऐसा है, और इस कॉइल का सेंटर यहां है, मैं अभी इसको लोकेट करता हूं सेंटर को, फिर मैं यहां पर एक कॉइल ले लेता हूं, थोड़ा मैं अलग अलग तरह से ले लेता हूं जिससे आपको ध्यान देना। अभी मैं इसको अलग कलर से इसकी लोकेशन, ऑब्जर्वर की लोकेशन अरेंज करूंगा मैं। ये आपका कॉइल है, ये आपका करंट है, ये आपका कॉइल है, और ये आपका कॉइल है, और ये आपका करंट है। देखो बेटा ध्यान दो, अब मैं इसको अलग कलर से ऑब्जर्वर की लोकेशन अरेंज कर रहा हूं। ये सेंटर है, अब ये आपका ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, ये सेंटर है, अब आपका ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है। ये सेंटर है आपका, ऑब्जर्वर इधर है, ये सेंटर आपका, ऑब्जर्वर इधर है, करेक्ट। चलिए अब जरा देखो आप कि ये आपकी कॉइल है, तो ये क्लॉकवाइज है ना, हाँ क्लॉकवाइज है, आपका ऑब्जर्वर यहां है, यानी एस आपका यहां है और एन आपका यहां है। अब आप देखिए एस से एन की तरफ आपका एम वेक्टर होगा, एस से एन की तरफ आपका एम वेक्टर होगा, ध्यान दीजिए एम वेक्टर। आपका ऑब्जर्वर बेटा यहां है, ये एम वेक्टर बनाया मैंने, ध्यान दीजिए, दिस लाइन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो यहां से स्टार्ट हो रही है सेंटर से। अब इससे इस लाइन को मैं ऐसा करता हूं, इस लाइन को पूरा कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये एम वेक्टर है बेटा, ऑब्जर्वर को लोकेट करने वाली लाइन ये है, ये ऑब्जर्वर को लोकेट करने वाली लाइन है। अब जरा मैं इसको देखता हूं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये एन है बेटा, ये एन है और ये एस है। अब देखिए ये एन है और ये एस है, तो इसका मतलब आपका एम वेक्टर इधर आएगा, आपका एम वेक्टर इधर आने वाला है, राइट। ये जो है आपका एस इधर है, ये ध्यान रखिए, अब ऑब्जर्वर इधर आ गया है तो आपका ये जो है ना पोजीशन बदलेगी, अब आपका एम वेक्टर इधर है। इसी तरीके से अब आपका ऑब्जर्वर इधर है, ये आपकी एन है,
इसका मतलब इधर n बनेगा, उधर s बनेगा, ये आपका m वेक्टर बनेगा, करेक्ट। अब आप जरा यहां m वेक्टर है, वो b वेक्टर है, तो इसको कहेंगे m वेक्टर i कैप में है और b वेक्टर, तो इसका मतलब इसका थीटा बराबर 0 डिग्री है बेटा, टॉर्क बराबर 0 आएगा, टॉर्क बराबर 0 आएगा, u आपका मिनिमम आएगा, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, तो u मिनिमम आएगा, स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है u मिनिमम। यहाँ क्या हाल चाल है, m वेक्टर इधर है, तो m माइनस आई कैप है, वो आई कैप है, तो आपका टॉर्क जो है ना वो तो 0 आना ही है, लेकिन आपका u यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर आपका टॉर्क तो 0 ही आना है, यानी इस स्टेज में टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी करंट कैरिंग कॉइल पर टॉर्क लगाने की इच्छा हो रही है, तो करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर टॉर्क नहीं लगेगा। प्लेन अगर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब उसके मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों पैरेलल आ गए, पैरेलल आ गया, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री हो गया या 180 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री होगा तो भी साइन थीटा 0 होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो भी साइन थीटा 0 होगा, आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये वाला आपका, अच्छा ये यहाँ भी टॉर्क मैंने पी साइन थीटा लिख दिया क्या गलती से, ये एम बी साइन थीटा है भाई, ठीक है बेटा, देखो और तो कोई घोटाला नहीं कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। ये आपका जो है ना टॉर्क वाली सारी बातें हो गई, टॉर्क वाली सारी बातें हो गई। अब हम इस टॉर्क वाली बातों के बाद में हमारे पास बहुत सारी बातें हैं अभी करने को, बस एक लेक्चर इसका और आएगा, लेकिन साइक्लोट्रॉन मैंने आपको पढ़ा दिया था, गैल्वेनोमीटर हम आपको पढ़ाएंगे, गैल्वेनोमीटर हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा देना चाहता हूँ, है ना। फिर हम गैल्वेनोमीटर और जो अमीटर वाला है वो करेंगे, केवल एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, तो उसका एक वीडियो बनेगा, बाकी ये खत्म है पूरा चैप्टर आपका। तो मैं देखिए आगे मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल हैं ये, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, तो बेटा बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें मान लो यहां पे करंट बह रहा है, करंट बह रहा है यानी कि कोई चार्ज बह रहा है, करंट का मतलब चार्ज ही होता है ना, करंट बह रहा है तो इसका मतलब चार्ज बह रहा है। अब चार्ज बह रहा है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू ए, आई करंट है, एक काम करो इस करंट को स्मॉल आई लिखो, नहीं तो कैपिटल आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। हम देखिए स्मॉल आई को लिखेंगे करंट और कैपिटल आई को लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप देखिए m बराबर आई है, आई को मैं लिखूंगा q अपॉन टी, टी इज टाइम पीरियड, दैट इज कि भाई टाइम के अंदर q चार्ज फ्लो हो जाता है तो करंट आपका आई हो जाएगा, है ना। ए को क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आया है, मैग्नेटिक मोमेंट आया है। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका होता है एम वी आर, एम वी आर सिंपल फॉर्मूला है ना। तो बेटा देखो एम वी आर को हम कहते हैं एम ओमेगा आर आर, अगर पार्टिकल की बात करें तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, इस एम आर स्क्वायर ओमेगा को हम आई ओमेगा भी कह सकते हैं, आई ओमेगा भी कह सकते हैं। अब देखिए एम अपॉन एल का रेशियो क्या आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, आप चेक करेंगे एम अपॉन एल का रेशियो मैं लिख रहा हूं क्यू अपॉन टी पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, क्या है एल आपके पास ये बैठा एम, एक काम करो आर स्क्वायर अगर मैंने यहां कैपिटल लिख दिया है तो आप वहां भी कैपिटल ही रहने दो, फिर इसको स्मॉल क्यों कर रहे हो, है ना। देखो बेटा इसको भी कैपिटल आर ले लो आप, है ना। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख दो, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं ना।
अब आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ाइए, पाई से पाई उड़ाइए, देखना जरा टी से टी भी उड़ जाएगा ना, हाँ टी से टी भी उड़ जाएगा, क्यू अपॉन 2m आ जाएगा, चेक करो Q अपॉन 2m, ये m अपॉन l की वैल्यू आएगी और ये हमेशा होगी, ये मतलब m अपॉन l की वैल्यू सबके लिए होगी, वाट एवर बी द मटेरियल, वाट एवर बी द चार्ज, वाट एवर बी द शेप ऑफ द बॉडी, वाट एवर बी द शेप ऑफ करंट, सबके लिए सेम आएगा m अपॉन l, है ना। जैसे मान लो आपका करंट जो है ना रिंग हो सकता है, अगर एक रिंग है तो रिंग में करंट बहता है, राइट। एक डिस्क होता है तो डिस्क में करंट बहता है, एक स्फीयर हो सकता है, स्फीयर में चार्ज हो सकता है और उसको भी घुमा दिया जाए तो उसमें भी करंट बहेगा। ध्यान दीजिए क्या क्या कर दिया है हमने, बहुत खतरनाक बात कर दी। मान लो ये रिंग है, रिंग पर कोई चार्ज है, आपने रिंग को घुमा दिया जोर से तो करंट बह गया, राइट। अगर डिस्क है, डिस्क में कोई चार्ज भरा हुआ है, अगर आपने डिस्क को जोर से घुमा दिया तो भी करंट बह गया। मान लो ये एक स्फीयर है, फुल सॉलिड स्फीयर है साहब, खतरनाक वाला, आपका चार्ज बह गया, अब ये चार्ज है घूम रहा है इसके अंदर, है ना, आपका करंट बह गया, तो इसमें जो है ना चार्ज के कारण करंट बहेगा, तो इसका भी यही आएगा, यानी m अपॉन l का रेशियो हर हालत में q अपॉन 2m आएगा, यानी आप निश्चिंत होकर के अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। m अपॉन l हमेशा q अपॉन 2m आएगा, l हमेशा i ओमेगा होता है, ध्यान रखना। i मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे आप, ओमेगा आप 2 पाई अपॉन t लेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, स्फीयर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर और होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, है ना। क्या है वो आपको लेना है, जैसा भी है, राइट। चलिए अब अपन ये वाली बात हो गई, मैं एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे इजी है, सबसे इजी हाइड्रोजन है, प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस पर हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाता है, राइट। तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, m बराबर आई ए, आई ए, आई क्या होता है बेटा E अपॉन टी, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका m हो गया। अब जरा आप चेक करेंगे तो मैं लिख रहा हूं इसको E आर आर पाई अपॉन टी, इसको मैं 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना। तो जब 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, ये होगा E ओमेगा आर आर अपॉन 2, चेक करना 2 पाई अपॉन टी को ओमेगा कहते हैं आजकल, तो m बराबर आ जाएगा आपका EVR अपॉन 2, ये आ गया बेटा। अब मैं इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा E अपॉन 2m इंटू MVR। अब देखिए आप ध्यान दो क्या हो रहा है, ये E चार्ज है अपॉन 2m, MVR आपका L है एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब कैपिटल M अपॉन L बराबर फिर से आपका वही आंसर आ गया E अपॉन 2m। मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, कुछ भी हो हमेशा E अपॉन 2m आएगा, M अपॉन L हर केस में, है ना, चाहे जो भी केस हो, करेक्ट। चलिए अब आप देखिए ये आपका M आ गया आपके पास में, तो अब मैं यहाँ पे M को एक कुछ और बोलना चाह रहा हूं, देखना आप बोर वाला कंसेप्ट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, L बराबर NH अपॉन 2 पाई। आपको पता है ना कि किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, तो ये है। अब देखो आप n इंटू एच ई अपॉन 2 पाई m, इसे बेटा कहते हैं बोर मैग्नेटोन, म्यू बी। देखिए म्यू बी इज बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन इसका नाम है। तो ये बोर मैग्नेटोन जो है वो एच ई अपॉन 2 पाई एम है, एक बार चेक, 4 पाई एम होगा ना यार, 4 पाई एम होगा, सॉरी
HE/4πm। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस मैग्नेटिक मोमेंट of any electronic motion inside atom, magnetic moment of any electronic motion inside the magnetic moment of any electronic motion inside the atom, inside the atom, always be integer multiple of multiple है ना, integer multiple of Bohr magneton। राइट, ये आपका एक डिसीजन हो गया हमारा। चलिए, तो अब इस चैप्टर का एक तरीके से समापन समारोह हो गया। इस चैप्टर का कुछ बचा नहीं है अब इस चैप्टर में, है ना, थ्योरेटिकली पूरा हो चुका है ये चैप्टर। अब हम इसमें बात करेंगे गैल्वेनोमीटर और एमीटर वोल्टमीटर। देखिए मेरी बात सुनो, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर एमीटर इसकी बातें हम कर चुके हैं। बस अब मेरे को इसमें छोटी सी बात करनी है, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, हाउ गैल्वेनोमीटर वर्क्स। जैसे मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ाया था, तो उसमें कन्वर्जन बता दिया था, हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड हाउ एमीटर इज कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये आपको जो है ना चीजें जो है ये बस अब इसका एक छोटा सा लेक्चर हो रहेगा 15-20 मिनट का, उसके बाद में ये चैप्टर तो एंड है। आप अब इसकी डीपीपीज कर लीजिए, सारे इसके फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन कर लीजिए, प्रयत्न करिए। जैसे फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 तो मैं कराऊंगा ही, 19, 20 आपको करना ही करना है, 21 आप कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, 23 भी आपसे हो जाएगा बड़े आराम से, मैंने बता दिया एकदम। ये सब सवाल आपसे हो जाएंगे, छोटे छोटे इजी सवाल है, वेरी इजी। 21 बहुत इजी सवाल है, 22 भी बहुत इजी सवाल है, 23 भी इजी सवाल है, 24 भी इजी सवाल है, 25 बहुत इजी सवाल है। आपको केवल करना है, गेम खेलना है छोटा सा, है ना। 26, 27 ये सब इजी सवाल है, मतलब कोई खतरनाक सवाल नहीं है। 28 भी इजी सवाल है, 29, 30 ये सारे सवाल इजी हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को करना पड़े। ठीक है ना। हाँ, तो आपका जो है इसमें एक वीडियो हो रहेगा, इसको कर लीजिए। अगला चैप्टर जो है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का स्टार्ट होगा, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इतनी सारी कैलकुलेशंस और चिक नहीं है। और फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, वो थोड़ा सा आपको डायरेक्शनली जो है ना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिज्म जो है ना, ये आपके इस जुलाई में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स चालू करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्ते। ये क्या हुआ कि इस वीडियो को जब बन रहा था तो बीच में लाइट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आया, उस वजह से कुछ डिस्टरबेंस है, तो कोई बात नहीं, वो डिस्टरबेंस तो रहेगा। आई कैन नॉट डिलीट दैट, मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके।